हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रैकनेट बाय सोनिका शर्मा। लास्ट वीडियो के अंदर हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। इस वीडियो में भी हम उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लिवरेज, दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज एंड फाइनेंशियल लिवरेज ऑफ अ फर्म आर 3 and 2 रिस्पेक्टिवली। इफ सेल्स इंक्रीज्ड बाय 6% देन ईबीटी विल इंक्रीज बाय। दैट मीन्स कि हमें ऑपरेटिंग लिवरेज दी हुई है और फाइनेंशियल लिवरेज दी हुई है और कहा हुआ है अगर हम अपनी सेल्स को 6% से इंक्रीज करेंगे तो हमारी ईबीटी दैट मीन्स अर्निंग बिफोर टैक्स जो है वो कितने परसेंट से राइज होगा। देखो, अर्निंग बिफोर टैक्स जो सेल्स है उसका अफेक्ट हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज पे भी पड़ता है और उसका अफेक्ट हमारी फाइनेंशियल लिवरेज पे भी पड़ता है। देखो, ऑपरेटिंग लिवरेज का हमारा फॉर्मूला क्या होता है। ऑपरेटिंग लिवरेज के अंदर परसेंटेज सेल, अगर हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करें तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय में परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अगर हम सीधा ऑपरेटिंग लिवरेज की बात करें तो हमारा फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय में ईबीआईटी। तो कंट्रीब्यूशन हमारा कहाँ से आता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से। तो ऑपरेटिंग लिवरेज हमारी किस में यूज़ हो, सेल्स हमारी किस में यूज़ होती है, ऑपरेटिंग लिवरेज में भी। एंड फाइनेंशियल लिवरेज में भी इसका यूज़ होता है। फाइनेंशियल लिवरेज का हमारा फॉर्मूला होता है ईबीआईटी डिवाइडेड बाय में ईबीटी, दैट मीन्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय में ईबीटी। सो जो सेल्स का है ये कंबाइंड इफेक्ट पड़ता है हमारी ऑपरेटिंग लिवरेज पे भी और फाइनेंशियल लिवरेज पे भी। सो हम इसको डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाई में फाइनेंशियल लिवरेज एंड मल्टीप्लाई में इंक्रीमेंट इन सेल्स। सो अवर आंसर विल बी आंसर नंबर थर्ड, दैट इज 36%। और इसको आप लेट करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे मैंने तुम्हें केस 1 एंड केस 2 दिया है। केस 1 में अगर हम सेल्स को 100% मानते हैं और अगर 6% इंक्रीमेंट होता है तो वो 106 हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट में भी हमारा प्रोपोर्शनेट इंक्रीमेंट हो जाएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे, देन फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम रहेगी बोथ केसेस के अंदर। ईबीआईटी हमने निकाली, देन हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी सेम रहेगा, वो हमने निकाला। देन टैक्स भी हमने इसके अंदर कंसीडर किया है। तो देखो, अर्निंग आफ्टर टैक्स 9 आ रही है एंड अर्निंग आफ्टर टैक्स उधर कितनी आ रही है, 12.24। और अगर हम अर्निंग बिफोर टैक्स की बात करें तो इधर केस 1 में अर्निंग बिफोर टैक्स है 10 एंड केस 2 के अंदर अर्निंग बिफोर टैक्स है 13.6। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 36% ही इंक्रीमेंट आएगा। तो ये इसका सेकंड मेथड है इसको सॉल्व करने का। थर्ड मेथड है, हम डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज से भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय में परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। यहाँ से हमारा ईबीआईटी आ जाएगा 18%। देन हम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज में उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इज इक्वल टू में 36%। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ईपीएस को हमने ईबीटी के इक्वल माना है। देखो, ईपीएस का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग पर शेयर, मतलब क्या होता है, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय में नंबर ऑफ शेयर्स। अगर हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही है तो नंबर ऑफ शेयर्स तो हमारे कॉन्स्टेंट ही रहेंगे। अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स का मतलब होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब देखो, हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्स इधर केस 1 के अंदर अर्निंग आफ्टर टैक्स है हमारी 9 रुपीज़ एंड केस 2 के अंदर अर्निंग आफ्टर टैक्स है 12.24%। अगर आप इसकी परसेंटेज निकालोगे तो वो कितनी आ रही है, उसके अंदर हमारा 36% ही इंक्रीमेंट हुआ है। तो दैट मीन्स कि जो अर्निंग बिफोर टैक्स में भी 36% का ही इंक्रीमेंट हुआ है और अर्निंग आफ्टर टैक्स में भी 36% का ही इंक्रीमेंट हुआ है। तो यहाँ पे हम दोनों को इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन आप 3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, जो भी माइंड में आपके आए। अगर आपको फॉर्मूलेज नहीं आ रहे और इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सारी फिगर्स को एज्यूम करके कर लो। बस क्या चीज़ ध्यान रखनी है एज्यूम करते टाइम, देखो ऑपरेटिंग लिवरेज हमें 3 गिवन है, तो जो आप डाटा लोगे वो इस तरीके से लोगे कि आपकी जो ऑपरेटिंग लिवरेज है वो 3 ही आनी चाहिए। देखो, मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन लिया है 60 और ईबीआईटी आया है मेरा 20, ठीक है। तो 60 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो मेरी ऑपरेटिंग लिवरेज कितनी आएगी, 3 ही आएगी। तो उस तरीके से आप अपनी फिगर्स लेके अगर आप एज्यूम करके क्वेश्चन को करेंगे तब भी आंसर हमारा क्या आएगा, 36%। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। Our next question is related to match the column and this question come from the topic of management of inventories. List 1 contain ABC inventory control system, just in time system, outsourcing system and computerized inventory system.
एंड लिस्ट 2 कंटेन डेवलपिंग एंसिलरी यूनिट्स अराउंड द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड सप्लाइंग पार्ट्स टू इट। इसका क्या मतलब है कि जो मेन यूनिट है उसके आसपास स्मॉलर एंसिलरी यूनिट सेटअप्स हैं। एंसिलरी यूनिट ऐसी यूनिट होती हैं जो मेन यूनिट को इंटरमीडिएट गुड्स या फिर उसके सब पार्ट्स प्रोवाइड करती हैं। तो ये जो है इट्स अ काइंड ऑफ अ आउटसोर्सिंग सिस्टम कि मेन यूनिट अपना कुछ काम क्या कर रही है, बाहर से करवा रही है। वो सब काम खुद ना करके वो क्या कर रही है, बाहर से कुछ काम कर रही है। तो हम सी को फर्स्ट से लिंक कर देंगे। द नेक्स्ट इज एनेबल्स अ कंपनी टू ईजिली ट्रैक लार्ज नंबर ऑफ इन्वेंट्री, कि एक ये ऐसा सिस्टम है जो कंपनीज़ को उसकी लार्ज इन्वेंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने में, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने में एक हेल्प प्रोवाइड करता है। सो इसे तो ये हमारा हो जाएगा कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम, जिसके अंदर हम अपनी सारी इन्वेंट्रीज़ का इन कब हुआ है, आउट कब हुआ है, वो सब उसके अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। थर्ड इज एलिमिनेट द नेसेसिटी ऑफ होल्डिंग लार्ज इन्वेंट्रीज, कि ये सिस्टम अप्लाई करने के बाद कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं होती कि वो अपने पास लार्ज इन्वेंट्रीज को मेंटेन करके रखे। तो ये हमारा आ जाएगा जस्ट इन टाइम सिस्टम। जैसे नाम से क्लियर है, जस्ट इन टाइम। जस्ट इन टाइम का मतलब है इस सिस्टम के अंदर कंपनीज क्या करती हैं, जिस टाइम पे उनके पास ऑर्डर आया वो उसी टाइम पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है और साथ के साथ सप्लाई करती है। वो अपने पास ऑर्डर मेंटेन करके नहीं रखती हैं, अपने पास स्टॉक कुछ भी नहीं रखती। सो ये इसको हम इससे लिंक कर देंगे। एंड द लास्ट वन इज टेंड्स टू मेजर द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच आइटम ऑफ इन्वेंट्री इन टर्म्स ऑफ इट्स वैल्यू, कि इस मेथड के अंदर हम सभी इन्वेंट्री की हमारी जितनी भी आइटम्स हैं हम उनको उनकी वैल्यू के बेसिस पे क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। ABC इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम में हम अपनी इन्वेंट्री को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, A, B एंड C। A के अंदर हाई वैल्यूड गुड्स आती हैं, देन B और उसके बाद C। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। The next question is related to statement. Statement number 1 is in payback period method, the risk of the project is adjusted by lessening the target payback period, कि ये एक ऐसा कि पेबैक पीरियड मेथड के अंदर अगर हमें अपने प्रोजेक्ट के रिस्क को रिड्यूस करना है तो हम उस रिस्क को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, अपने पेबैक पीरियड को शॉर्टन करके, उसको लेसन करके। तो इसको हम एक एडजस्टेड पेबैक पीरियड मेथड भी बोलते हैं। एडजस्टेड पेबैक पीरियड मेथड के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, हम अपने टाइम पीरियड को रिड्यूस कर देते हैं। जो हमारा टारगेटेड पेबैक पीरियड है हम उसको रिड्यूस कर देते हैं टू रिड्यूस द रिस्क रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट। जैसे कि मान लो पहले हमें 5 सालों पहले हमने करा हुआ था कि 5 ईयर्स में 5 ईयर हमारा जो है वो टारगेटेड पीरियड है। 5 ईयर टारगेटेड पीरियड का मतलब है कि हम इसके अंदर वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो एक्सेप्ट करेंगे जो 5 सालों तक क्या करेंगे, हमें हमारा पैसा रिकवर करके दे रहे हैं। अब अगर हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो मार्केट कंडीशंस हैं वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, अनसर्टेन है, तो हम इस टारगेट टाइम पीरियड को 3 तक भी कर सकते हैं, 2 तक भी कर सकते हैं। दैट मीन्स हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे जो हमें हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसको 2 सालों में रिकवर करके दे रहे हैं। तो इस तरीके से हम अनसर्टेनिटीज़ के रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। Statement number 2, sensitivity analysis helps in calculation of NPV of the proposal। देखो जो sensitivity analysis is a type of a capital budgeting, but ये किस तरीके के risk and uncertainty से related जो हमारे projects होते हैं उनकी हम इसके अंदर analysis करते हैं। तो इसका NPV से नहीं है कुछ भी लेना देना। So statement number 2 is incorrect। So our correct answer is answer number 1। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये सभी हमारी स्टेटमेंट कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी फॉल्स है। द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन इनपुट इज कंसिडर्ड इन कैपिटल बजटिंग। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। बेसिकली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ बेस्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव, कि हम अगर कुछ और इसकी जगह पे यूज़ करते या हम अपने इनपुट को कहीं और पे इन्वेस्ट करते तो उससे हमारी क्या इनकम आ सकती थी, उसको हम
इसके अंदर कंसीडर करते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस आर रिवर्सिबल इन नेचर, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ कैपिटल बजटिंग दैट दिस डिसीजंस आर इरिवर्सिबल इन नेचर, कि हमने एक बार डिसाइड कर लिया, हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते, और अगर आप रिवर्स करोगे भी तो आपको ह्यूज लॉस बियर करना पड़ सकता है। द थर्ड वन इज कैश फ्लोज एंड अकाउंटिंग प्रॉफिट आर डिफरेंट, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट में हम वो भी इनकम इंक्लूड करते हैं जो हमें कैश के फॉर्म में रिसीव नहीं हुई। एंड द लास्ट वन इज एन एक्सपेंशन डिसीजन इज अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, करेक्ट है, क्योंकि एक्सपेंशन में हम कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे, चाहे वो हम करें इन टर्म्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, हमने कोई नई प्लांट एंड मशीनरी को इंस्टॉल करा है, हमने कोई नई फैक्ट्री परचेज करी है, हमने कुछ और चीज़ करी है, हमने कोई नया एरिया हम अब कवर करने वाले हैं, तो जो भी हमारे एक्सपेंशन डिसीजंस हैं ऑल आर रिलेटेड टू अ कैपिटल बजटिंग। सो स्टेटमेंट नंबर 2 इज इनकरेक्ट। द नेक्स्ट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉइंग फाइनेंशियल लिवरेज इज टू, कि कंपनीज जो हैं वो फाइनेंशियल लिवरेज को मेंटेन करती हैं, वो उसको अप्लाई करती हैं अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल लिवरेज को यूज़ करने का। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनीज ऑफ एम्प्लॉइंग अ फाइनेंशियल लिवरेज इज़ टू मैग्नीफाई द रिटर्न ऑन द इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसके अंदर हम ये कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी भी है, हम इसमें क्या एज्यूम करके चलते हैं कि जैसे हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डिबेंचर्स की रेशियो को इंक्रीज़ करेंगे तो जो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स है वो भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। The next question is, which one of the following equates the present value of cash outflows and the present value of expected cash inflows from a project? किन में से कौन से मेथड के अंदर हम कंसीडर करते हैं कि एनपीवी ऑफ कैश इनफ्लोज एंड एनपीवी ऑफ कैश आउटफ्लो को हम इक्वल मान के चलते हैं? देखो सबसे पहले तो ये देखो कि एनपीवी हम यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में एंड आईआरआर मेथड में, तो थर्ड एंड फोर्थ तो बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं हो सकता। अब कन्फ्यूज़न आती है एनपीवी और आईआरआर में। देखो आईआरआर मेथड में हम एक लाइन पढ़ते हैं कि आईआरआर इज़ दैट रेट एट विच एनपीवी इज़ ज़ीरो, कि ये वो रेट है जहाँ पे एनपीवी हमारी क्या होती है, ज़ीरो। और एनपीवी ज़ीरो कब होगी, जब कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। दैट मीन्स कैश इनफ्लो माइनस में कैश आउटफ्लो हमारा क्या आ रहा है, ज़ीरो के इक्वल। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर 2, दैट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। The next question is related to assertion and reasoning. Assertion is the primary motive of a company in using financial leverage is to magnify the shareholders return under favorable economic condition. देखो ये अभी पढ़ा है कि फाइनेंशियल लिवरेज अप्लाई करने के पीछे रीज़न क्या होता है कंपनीज का, इज़ टू इंक्रीज और टू मैग्नीफाई द शेयर होल्डर्स रिटर्न। The reasoning is to magnify the shareholders return, fixed charge funds can be obtained at a cost higher than the firm's rate of return on net assets. ये क्या कह रहे हैं अब रीजनिंग में कि शेयर होल्डर्स के रिटर्न को मैग्नीफाई करने के लिए कंपनीज को चाहे जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट वाली एसेट्स हैं उनको चाहे हायर कॉस्ट पे परचेज करना पड़े, कंपनी हायर कॉस्ट पे भी उनको अरेंज करेगी, परचेज करेगी। दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो इसका डिबेंचर्स को यूज़ करने के पीछे रीज़न क्या होता है, या फिक्स्ड कॉस्ट वाली एसेट्स को यूज़ करने के पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि इट्स अ चीपर देन अ इक्विटी शेयर्स। तो इस वजह से हमारा क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो अर्निंग है वो इंक्रीज़ होती है। अब अगर जब उनको ही हम महंगे में ले रहे हैं तो हमें वो वाला बेनिफिट तो मिला ही नहीं। सो द रीजनिंग इज़ इनकरेक्ट। करेक्ट क्या है, ओनली एजर्शन। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेट फाइनेंसिंग इज अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज ऑफ। देखो डेट अभी मैंने इस वाले रीजनिंग में बताया कि हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जो डिबेंचर्स होते हैं वो हमारे सस्ते होते हैं। अब डिबेंचर सस्ते हैं क्यों, इसके पीछे 2 रीज़न है। एक तो जो हम नॉर्मली मानकर चलते हैं वो होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है एज कम्पेयर टू डिविडेंड। बट जो एक लॉजिकल वाली बात है कि क्यों हम इसको चीपर मानते हैं वो ये है कि इट इज़ अ टैक्स डिडक्टेबल। टैक्स डिडक्टेबल का मतलब है कि जो हम इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं वो हम करते हैं बिफोर टैक्स वाले प्रॉफिट में से, जबकि जो हम डिविडेंड की पेमेंट करते हैं वो हम करते हैं आफ्टर टैक्स के प्रॉफिट से। तो कंपनीज को ये बेनिफिट मिलता है इसके अंदर कि जो हमारा टैक्स कैलकुलेट होता है कंपनी को टैक्स इसके अंदर कम पे करना पड़ता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर
नंबर थर्ड दैट इज टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। कई बार इसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वन ऑफ द रीजन बट द मेन रीजन इज टैक्स डिडक्टिबिलिटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और हमें इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो यहाँ पे सीक्वेंस देखने से पहले खुद सोचो, ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है कि जैसे हमने रॉ मटेरियल परचेज करा, वहाँ से मतलब हमारा जो पैसा है रॉ मटेरियल परचेज करने में इन्वेस्ट हुआ, वो दोबारा कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगा रहा है, या फिर वो कौन कौन सी स्टेजेस को क्रॉस करेगा। देखो सबसे पहले हमने रॉ मटेरियल परचेज करा, रॉ मटेरियल को हमने मशीनरी में डाला, वो कन्वर्ट हुआ वर्क इन प्रोग्रेस में। वर्क इन प्रोग्रेस के बाद वो किसके अंदर एंटर करा, फिनिश्ड गुड्स में। अब फिनिश्ड गुड्स को हमने मार्केट में क्या करा, सेल करा। कई बार कैश सेल भी हो जाएगी, कैश सेल हुई तो वहीं पे हमारी ऑपरेटिंग साइकिल ख़त्म है। बट अगर हम क्रेडिट सेल कर रहे हैं, क्रेडिट सेल करी तो वो हमारे कन्वर्ट होंगे डेटर्स में, या फिर BR के अंदर बिल रिसीवेबल्स या फिर ट्रेड रिसीवेबल्स। तो दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। अब हम देखते हैं करेक्ट सीक्वेंस क्या दिया हुआ है। ए में देखो रॉ मटेरियल कन्वर्जन पीरियड, देन आया वर्क इन प्रोग्रेस, फिर आया फिनिश गुड्स और लास्ट में आया रिवर्सेबल कन्वर्जन पीरियड। सो दिस इज द करेक्ट सीक्वेंस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट ऑप्शन के अंदर रॉ मटेरियल के बाद वर्क इन प्रोग्रेस, ये भी ठीक है। इसके बाद आ गया क्रेडिटर्स। देखो क्रेडिटर्स या तो रॉ मटेरियल से पहले आना चाहिए था, क्योंकि हम क्रेडिटर्स कब बने, जब हमने उधार पे रॉ मटेरियल परचेज करा। सो ये वर्क इन प्रोग्रेस के बाद तो नहीं आ सकता, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड देखो ये इन्होंने सही करा, इसको पहले दे दिया। इसके बाद रॉ मटेरियल भी सही है। अब इसके बाद देखो रिसीवेबल्स दे दिया और उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस। जब तक हमारा प्रोडक्ट बना ही नहीं है तो हम उसको सेल कैसे कर सकते हैं। सो थर्ड ऑप्शन भी हमारा नहीं हो सकता। अब देखो फोर्थ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। देखो रॉ मटेरियल के बाद पहली स्टेज तो वर्क इन प्रोग्रेस की आएगी, उसके बाद ही फिनिश गुड्स आएगा। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो अवर करेक्ट सीक्वेंस इज सीक्वेंस नंबर ए। The next question is, under which of the following approaches the cost of equity is assumed to increase linearly with leverage? That is, the average cost of capital remains constant with increased use of leverage. देखो ये हमारी different theories हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड MM अप्रोच। अब देखो इसके अंदर वोल्टर अप्रोच दी हुई है, तो वोल्टर अप्रोच इज द अप्रोच ऑफ अ डिविडेंड पॉलिसी। सो इसको तो हम यहीं पे कैंसिल कर देंगे, सो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। अब बचते हैं बाकी के तीन ऑप्शन, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। देखो नेट इनकम अप्रोच में हम क्या मानकर चलते हैं कि जैसे हम अपने डेप्ट को इंक्रीज करेंगे इन आवर कैपिटल स्ट्रक्चर, हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और उसके पीछे इन्होंने अपना आर्ग्यूमेंट क्या दिया है कि क्योंकि डेप्ट इज़ अ चीपर सोर्स ऑफ फाइनेंस, तो जैसे हम उसकी रेशियो को अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर इंक्रीज करेंगे, जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस। सो दिस स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू नेट इनकम अप्रोच। अब देखते हैं नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग ये क्या कहते हैं। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच कहती है कि जैसे आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेप्ट की रेशियो को इंक्रीज करोगे, डिबेंचर्स को अगर हम इंक्रीज करेंगे, तो हमारे जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका रिस्क बढ़ेगा और वो क्या करेंगे, वो ज़्यादा डिविडेंड की डिमांड करने लग जाएंगे। तो जो हमें बेनिफिट मिला था सस्ते डिबेंचर्स यूज़ करने का, वो डायरेक्टली ऑफसेट हो जाएगा ड्यू बाय द राइजिंग इन द रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो इससे क्या होगा, जो हमारा ओवरऑल अफेक्ट ऑन द एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा और कांस्टेंट हो जाएगा। तो देखो अभी स्टेटमेंट के अंदर क्या दिया हुआ है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज एज्यूम टू इंक्रीज लिनियरली विद लिवरेज, कि कौन सी अप्रोच के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हमारी इंक्रीज होगी जैसे जैसे हम अपनी लिवरेज को इंक्रीज करेंगे। और लिवरेज इंक्रीज करने का मतलब होता है कि हमने डिबेंचर्स को जैसे इंक्रीज करा। सो दिस स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू अ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। सो अवर करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर A. The next question is,
According to a traditional approach, what is the effect of increase in degree of leverage on the valuation of the firm? देखो cost of capital और value of the firm are indirectly proportional to each other, और हम बोल सकते हैं नेगेटिव रिलेशन है कि जैसे हमारी cost of capital बढ़ेगी हमारी value of the firm कम होगी, और जैसे value और cost of capital जैसे हमारी कम होएगी value of the firm हमारी increase होगी। दो अप्रोच हम पहली बारी में डिस्कस कर चुके हैं। अब आती है थर्ड वन हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच। अब देखो अकॉर्डिंग टू अ ट्रेडिशनल अप्रोच कि क्या होता है, ट्रेडिशनल अप्रोच इज अ मिक्सचर ऑफ नेट इनकम अप्रोच एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये कहते हैं कि जैसे आप अपने डिबेंचर्स को बढ़ाओगे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, बट अप टू अ एक्सटेंट तक। जैसे अगर आप उसको बढ़ाते ही जाओगे तब क्या होगा, हमारी इक्विटी की भी कॉस्ट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और उसका ओवरऑल अफेक्ट क्या पड़ेगा कि हमारी ओवरऑल एवरेज जो कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो हमारी क्या हो जाएगी, न्यूट्रल रह जाएगी। अब कह रहे हैं कि वैल्यूएशन ऑफ द फर्म पे क्या इंक्रीज पड़ेगा। स्टार्टिंग में क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुई तो वैल्यू ऑफ द फर्म स्टार्टिंग में क्या होएगी, बढ़ेगी, बट अप टू अ लिमिट तक। जब हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़नी शुरू हो जाएगी तो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट सेज इंक्रीज फर्स्ट एंड देन डिक्रीज, कि शुरुआत में वो इंक्रीज होगी पर फिर क्या होएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज firms at their infancy should rely more on, infancy word came from a word infant, कि जब एक फर्म जो है वो इनिशियल अपनी स्टेज पे है, उसने अभी अभी बर्थ लिया है, उस स्टेज पे कंपनी के लिए, फर्म के लिए कौन सा सोर्स ऑफ फाइनेंस जो है वो ज़्यादा सुटेबल है या उसको उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होना चाहिए। देखो जब हम मार्केट में नहीं है तो हमें कोई भी उधार पे पैसा नहीं देगा, तो हमें किसके ऊपर रिलाई होना पड़ेगा, अपने खुद के फर्म, अपने खुद के फंड्स पे। तो इक्विटी को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी इज अ ओनर्स कैपिटल और अ ओनर्स फंड, सो द कंपनी और अ फर्म शुड रिलाई ऑन अ इक्विटी। The next question is related to a dividend policy, that is according to a Gordon model the discount rate used by the investors exhibit dash relationship with the retention rate। देखो गॉर्डन मॉडल ने क्या कहा था, गॉर्डन मॉडल ने बर्ड इन अ हैंड आर्ग्यूमेंट कहा था। बर्ड इन अ हैंड आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, इट इज़ अ बेटर टू वन इन अ हैंड देन टू इन अ बुश, कि हमें थोड़ा मिल जाए हाथ में वो उससे बेटर है कि दो चीज़ें, बुश मतलब होता है झाड़ के अंदर दो बर्ड जो हैं वो फंसे हुए हैं। इसका अब ये यहाँ पे क्या रिलेट करता है, ये बर्ड इन हैंड आर्ग्यूमेंट इन अ केस ऑफ डिविडेंड, कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर तो अनसर्टेन है, हमें आप प्रेजेंट में डिविडेंड दे दो, चाहे वो आप हमें कम डिविडेंड दो। फ्यूचर में हमें ज़्यादा के लालच में पता चले हमें थोड़ा भी नहीं मिल रहा तो वो क्या करेंगे, आप वो डिमांड करते हैं कि आप हमें प्रेजेंट में डिविडेंड मिलना इज़ अ बेटर, चाहे वो हमें कम मिले। अब देखो अकॉर्डिंग टू अ गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग डिस्काउंट रेट जो है और उसका रिटेंशन रेट में क्या रिलेशनशिप है, ये मैंने आपके साथ इसमें डायग्राम भी शेयर करा है। देखो जैसे रिटेंशन रेट क्या होता है कि कंपनी डिविडेंड ना पे करके वो क्या कर रही है, अपने पास फंड्स को रख रही है। अब जब कंपनी अपने पास फंड्स को रख रही है तो दैट मीन्स वो इन्वेस्टर्स को पे नहीं कर रही है, इन्वेस्टर्स का रिस्क क्या होगा, यहाँ पर बढ़ेगा, और जैसे इन्वेस्टर्स का रिस्क बढ़ेगा वो फ्यूचर में ज़्यादा डिविडेंड की डिमांड करेंगे, और वो कैसे कर सकते हैं, वो अपने डिस्काउंट रेट को इंक्रीज कर देंगे। सो डिस्काउंट रेट एंड रिटेंशन रेट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ईच अदर, कि जैसे जैसे हमारा रिटेंशन रेट कंपनी का बढ़ता जाएगा, जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिस्काउंट रेट को भी उसके डायरेक्टली क्या करते जाएंगे, इंक्रीज करेंगे। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। The next question is also related to dividend policy, that is under what condition is the Walter model similar to the hypothesis with regard to the payment of dividends। देखो वॉल्टर मॉडल के अंदर हमारी तीन आई थी कंडीशंस, R इज़ ग्रेटर देन K, कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी कम है, R इज इक्वल टू K,
दोनों चीज़ें इक्वल है और आर इज़ लेस देन के एंड आर इज़ ग्रेटर देन, ये तीन कंडीशन हमारी किसके अंदर आई थी, वॉल्टर मॉडल में। तो फोर्थ तो आएगी नहीं कंडीशन, तो इसको तो हम एलिमिनेट कर देंगे यहीं पर। अब बात आती है कि वॉल्टर मॉडल और जो एमएम हाइपोथेसिस हैं दोनों कौन सी वाली स्टेज पे जो हैं एक दूसरे के एग्री करते हैं। सो दिस स्टेट इज स्टेट नंबर 2, दैट इज आर इज इक्वल टू के। इसके अंदर ये क्या कहते हैं कि देयर इज अ नो आइडियल डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है अगर वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के इक्विवेलेंट है तो आप उस टाइम पे कुछ मर्जी डिविडेंड पे करो, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी. The next question is related to capital budgeting, that is NPV and IRR provides the same result when the investment proposals are. देखो NPV और IRR दो एक मेथड है हमारे टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जो कंसीडर करते हैं, और ये कह रहे हैं कि कौन से टाइम पे सेम इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स जो हैं वो कौन से टाइम पे सेम रिजल्ट्स हमारे शो करेंगे। तो कौन से टाइम पे सेम रिजल्ट हमें शो करते हैं, इन द केस ऑफ अ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, कि अगर दो प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो आपस में इंडिपेंडेंट है, दैट मीन्स दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, तो ये हमें क्या शो करते हैं, सेम रिजल्ट शो करेंगे। और ये डिफरेंट रिजल्ट या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट किस में शो करते हैं, इन द केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। यहाँ पे हम एक चीज़ कर सकते हैं, द प्रोजेक्ट विच हैव अ पॉजिटिव एनपीवी वाइल ऑल्सो हैव एन आईआरआर हायर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। दैट मीन्स इन केस ऑफ अ इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स अगर हमारी एनपीवी पॉजिटिव आ रही है तो ये कंडीशन है, एनपीवी पॉजिटिव होने का मतलब है कि आईआरआर भी हमारी किससे ज़्यादा होगी, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा होगी। तो इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स के केस में दोनों हमें क्या करेंगे, सेम रिजल्ट शो करेंगे। द नेक्स्ट इज द इम्पैक्ट ऑफ हायर डेप्रिसिएशन ऑन वर्किंग कैपिटल। देखो डेप्रिसिएशन एक टाइप का एक्सपेंस है जो हम अपने P&L से चार्ज करते हैं जिससे हमारा प्रॉफिट कम आता है, बट इससे कोई हमारा कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा, हम इस पैसे को कहीं पे बाहर नहीं भेज रहे हैं, तो हमें बताना है उसका हमारी वर्किंग कैपिटल पे क्या असर पड़ेगा। तो उसका हमारा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा हमारी वर्किंग कैपिटल पे। कैसे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा कि जैसे ही हम अपने इसको लोअर टैक्स लाइबिलिटी आएगी उन लोअर हमें डिविडेंड पे करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा जो है दैट मीन्स हमारी कंपनी के पास ज़्यादा कैश अवेलेबल है, तो हमारी वर्किंग कैपिटल क्या रहेगी, उससे ज़्यादा रहेगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डू पॉइंट एनालिसिस इज नॉट रिलेटेड विद। डू पॉइंट एनालिसिस हमें रेशियो एनालिसिस के अंदर हम इसको करते हैं। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, हम जितना हमने अपनी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है उसकी रिटर्न जो हमने डिफरेंट रेशियोज फाइंड आउट करी थी, जैसे कि लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो हम करते हैं, टर्नओवर रेशियो हम करते हैं, उन तीनों को ये कंबाइन करके ये हमें शो करता है। देखो इस क्वेश्चन को आप ऑड वन आउट मेथड से भी कर सकते हो। देखो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, जितनी हमने कैपिटल इन्वेस्ट करी है उस पर हमें कितना रिटर्न मिल रहा है, हम वो इसके अंदर फाइंड आउट करते हैं। नेट प्रॉफिट मार्जिन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ दिस, कि हमें ये देखना है कि हमारा नेट प्रॉफिट ओवर अ सेल्स हमें कितना मिल रहा है। एसेट टर्नओवर रेशियो भी हमारी इसी से रिलेटेड है कि हमें बेसिकली रिटर्न कितना आ रहा है। अब आता है डिविडेंड यील्ड रेशियो। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड तो पेमेंट से रिलेटेड हो गया कि हमने कितना पे किया है। सो दिस इज अ ऑड वन आउट। और अगर आपको डुओ पॉइंट एनालिसिस के बारे में नहीं भी पता है तो हम ऑड वन आउट का कंसेप्ट भी यहाँ पर लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। The next question is which method of a capital budgeting is best in a project selection under a capital rationing। देखो कैपिटल राशनिंग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास फंड्स हैं, लिमिटेड फंड्स हैं और हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि उतने फंड के अंदर हम कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो जिन प्रोजेक्ट्स की हायर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होता है या हायर आईआरआर होता है, हम उन प्रोजेक्ट्स को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और बाकी के प्रोजेक्ट्स को मतलब जितना उनमें कवर हो जाए। फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए हैं और आपका एक प्रोजेक्ट है 30,000 का, एक है 20,000 का, एक है 50,000 का, एक है 10,000 का, तो हम देखेंगे हाई पीआई वाले हमारे प्रोजेक्ट्स कौन से हैं। तो 1 लाख के अंदर हम जितने अपने प्रोजेक्ट्स को कवर कर सकते हैं हम उतने प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अब बात आती है यहाँ पे देयर आर 2 काइंड्स ऑफ प्रोजेक्ट। द फर्स्ट वन इज डिविजिबल और सेकंड वन इज इनडिविजिबल। डिविजिबल होते हैं जिनको हम इन पार्ट्स के अंदर फुलफिल कर सकते हैं और इनडिविजिबल होते हैं कि या तो हाँ है या ना है, या तो पूरा इन्वेस्ट करो या
बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करो। सो देखो एक चीज़ याद रखना, कैपिटल राशनिंग के अंदर हम दो ही मेथड से डिसीजन लेते हैं, या तो पीआई प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड या फिर आईआरआर। अब बात आती है कि डिविजिबल प्रोजेक्ट्स में हम कौन से मेथड को यूज़ करते हैं। सो डिविजिबल प्रोजेक्ट में हम यूज़ करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड को। So the correct option is option number C, that is profitability index. The next question is related to टाइप ऑफ एक्सपोजर इन अ इंटरनेशनल बिजनेस, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो हमारा टाइप ऑफ एक्सपोजर नहीं है। सो कितने कौन कौन से हमें एक्सपोजर दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, इसके बाद ऑपरेशन एक्सपोजर, इसके बाद है ट्रांसलेशन एक्सपोजर, और इसके बाद है इकोनॉमिक एक्सपोजर। देखो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एक्सपोजर, ट्रांजैक्शन, ट्रांसलेशन एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर। और इकोनॉमिक एक्सपोजर को हम 2 पार्ट्स में करते हैं डिवाइड। एक इसके अंदर आता है ट्रांजैक्शन एक्सपोजर और एक इसके अंदर आता है ऑपरेटिंग एक्सपोजर, एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशन एक्सपोजर एंड ऑपरेटिंग एक्सपोजर। सो द जो इसमें से टाइप ऑफ एक्सपोजर नहीं है वो है हमारा ऑपरेशन एक्सपोजर। देखो अब आती है कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर बेसिकली होता क्या है। ट्रांजैक्शन एक्सपोजर इज अ टाइप ऑफ एक्सपोजर विच अराइज ड्यू टू गेन और लॉस आउट ऑफ द ट्रांजैक्शंस दैट रिक्वायर सेटलमेंट इन अ फॉरेन करेंसी। कि गेन हो या लॉस जो कि ऐसी ट्रांजैक्शन से अराइज होता है जिसमें हमने कोई भी फॉरेन ट्रांजैक्शंस के अंदर डीलिंग की है। Translation exposure is basically arise at the time of translation of assets and liabilities into a local currency, कि जब हम अपने फाइनल अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं और हम एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जो हमारी फॉरेन करेंसी में थी और उसको हम अपनी लोकल करेंसी के अंदर जब कन्वर्ट करते हैं तो उससे जो एक्सपोजर अराइज होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन एक्सपोजर। एंड इकोनॉमिक एक्सपोजर इज रिलेटेड टू द वैल्यू ऑफ द फर्म, कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फर्म ड्यू टू अनएंटिसिपेटेड चेंज इन अ एक्सचेंज रेट। सो ऑपरेशन एक्सपोजर हमारा कोई भी एक्सपोजर नहीं होता है, बाकी के तीनों एक्सपोजर हैं। सो द करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर बी। The next question is, which among the following is not an internal technique of hedging foreign exchange risk exposure? कि हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी टेक्निक जो है वो इंटरनल टेक्निक नहीं है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एक्सपोजर की। तो देखो रिस्क एक्सपोजर की जो टेक्निक्स हैं उसको हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल टेक्निक्स एंड इंटरनल टेक्निक्स। अब एक्सटर्नल टेक्निक्स के अंदर हमारी कौन कौन सी आती हैं, जो डेरिवेटिव्स हैं, फॉरवर्ड्स हैं, स्वैप्स हैं, फ्यूचर्स हैं, ये हमारी सब किसका पार्ट है, ये हमारा पार्ट है एक्सटर्नल टेक्निक्स का। एंड लीडिंग एंड लैगिंग, नेटिंग है, री इन्वॉइसिंग सेंटर्स हैं, ये हमारी पार्ट है इंटरनल हेजिंग टेक्निक्स का। हेजिंग का मतलब होता है कि दीज आर द फ्यू टेक्निक्स विच वी कैन अप्लाई टू रिड्यूस द रिस्क इन डीलिंग इन अ फॉरेन एक्सचेंज। कि फॉरेन एक्सचेंज में डील करने से जो हमारा रिस्क अराइज होता है उस रिस्क को हम मिनिमाइज करते हैं बाय अप्लाइंग दिस टेक्निक्स। तो ये हमारी टेक्निक्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। इंटरनल टेक्निक में इन तीनों के अलावा और भी कुछ टेक्निक्स आती हैं, जैसे कि इनवॉइसिंग, इंडेक्सेशन क्लोजेस, शेयरिंग रिस्क, shifting the manufacturing base, netting and re-invoicing systems, all are the internal techniques of hedging. So thank you everyone. इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड फॉर एनी क्वेरी एंड PDF you can contact me at crackyournet@gmail.com, and you can also follow me at crackyournet on Instagram, and you can also post your queries in a comment box. So thank you everyone.